नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन सभी पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने इस केस में 12 आरोपियों को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर बेल दे दी, जिसके बाद उन्हें बरी करने के लिए एक अर्जी लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए आरोप तय कर दिए। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश भी जारी किया। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि कोर्ट के पास अधिकार है और उसका कर्तव्य है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर इस केस को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। अब अदालत के इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। कोर्ट का यह आदेश क्या कुछ कहता है, लोकतंत्र में आज इसी की चर्चा। अयोध्या में विवादास्पद बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विनय कटियार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए। आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन देकर अपने खिलाफ चार्ज दाखिल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि विवादित ढांचा गिराए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। दाखिल हो चुके हैं, वो ऑर्डर आ गया, पर्सनल बॉन्ड दाखिल हो गए हैं और डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो, उम्मीद है रिजेक्ट होगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है कि 120B में चार्ज फ्रेम करें तो 400 फ्रेम इन्हें करना पड़ेगा। इसलिए एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट होगी, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। दैट इज समथिंग डिफरेंट। इससे पहले आडवाणी, जोशी और उमा भारती को इस मामले में अदालत से जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। बीजेपी के इन 3 बड़े नेताओं के अलावा विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंबरा की जमानत भी अदालत ने मंजूर कर ली। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन का ये फैसला सुनाया था। सर्वोच्च अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट के पास ये अधिकार और उसका कर्तव्य है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। ये अपराध जिसने देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष ढांचे को हिला दिया, वो 25 साल पहले हुआ था। आरोपी इस केस में सही तरह से आरोपित नहीं किए गए, क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 बीजेपी नेताओं को बरी करने की अर्जी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इन सभी को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दी गई। बात बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इस केस के 12 आरोपियों को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी थी, जिसके बाद उन्हें बरी करने के लिए एक अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए आरोप तय कर दिया। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश भी जारी किया था। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि कोर्ट के पास ये अधिकार हैं और उसका कर्तव्य है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर इस केस को सही तरीके से आगे केस को नहीं बढ़ाया और अब अदालत के इस फैसले के बाद सियासत भी गर्म है। कोर्ट का आदेश क्या कुछ कहता है, लोकतंत्र में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और कुछ खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अमित पुरी साहब हैं, धीरेन्द्र भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विनय राय साहब हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं APN से, और प्रशांत सिंह अटल हमारे साथ हैं, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत अमित पुरी साहब मैं आप ही से करूंगा। बीजेपी के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप यहाँ पर हैं भी और खुद आप लॉयर भी हैं, तो दोनों निगाहों से चाहूंगा निष्पक्ष होकर इस बात को रखें कि आज के जो प्रोसीडिंग हुई है, क्या मायने बीजेपी के लिहाज से उसके निकाले जाए। अनंत, बस एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं जी कि मैं बेसिकली एडवोकेट नहीं हूं। पब्लिक इंटरेस्ट की कई लिटिगेशंस
मैंने परस्यू की हैं, वो एक जी। अलग इशू है। लॉ मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक वो है। दूसरी। लेकिन सो फार एज एडवोकेसी इज कंसर्न वो फैक्चुअल एरर होगी, इसलिए लेट जी। मी मेक इट क्लियर एट द आउटसेट। अनंत, देखिए, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है इस पूरे प्रकरण के अंदर, ये प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर है। जी आप रिकलेक्ट करेंगे, श्री एल.के. अडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे, जी और प्रकरांतर में बात की केंद्र की आने वाली यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों के दौरान कोर्ट ने सीबीआई पिंजड़े में कैसे कैद है इस पे टिप्पणी की। लेकिन आप इस बात पे ध्यान करेंगे जी कि दोनों केसेस के अंदर केंद्र में मंत्री रहते हुए, उप प्रधानमंत्री रहते हुए, देश का गृह मंत्री रहते हुए, एनडीए की सरकार ने 3 सरकारें वाजपेयी जी की रही, तीनों में कोई इस पे हमने पॉलिटिकल मैलिस का काम नहीं किया। हमने लॉ को उसके नेचुरल कोर्स पे आगे जाने के लिए दिया। जी। नंबर 1, सीबीआई, अब अगेन आप देखेंगे कि इस दौर में भी सीबीआई ने जो फ्रेम किया है, वन में एग्री वन में डिसएग्री विद इट, वो कोर्ट में कंटेस्ट होगा, वो जिरह की बात है। 120 भी अलग से लग सकती है कि नहीं लग सकती है, जी और 120 भी किन परिस्थितियों में लग सकती कानूनी है, पहलू हो जाते हैं। वापस ये मैं लौटूंगा आपके पास। फौजदारी में इसका हाँ, इसका मैं आ रहा हूं पॉलिटिकल इशू पे, नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूं। ठीक है, अमित पुरी जी, वापस मैं बीजेपी के सर, वापस मैं एंगल लौटूंगा से आपके पास। बाकी हमने पॉलिटिकल सेंटिटी को मेंटेन रखा। जी ठीक है सर, वापस लौटूंगा। धीरेन्द्र जी, क्या बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इस चीज से, कि आपको देखते हैं कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बड़ी हैं इस चीज से? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो है ये सर्वोच्च अदालत में अभी तक पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय को इस पे डायरेक्शन देनी है, और उनकी डायरेक्शन पे ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं। इससे पहले जब राम मंदिर और इस डेमोलिशन की बात आई, तब भाजपा के लोगों ने नकारा है। बार बार उन लोगों ने कहा कि ये पब्लिक आई थी, मोब आया था, मोब के सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस में हो गया। लेकिन अब तो ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने भी तय कर लिया है, और उसके बाद अब भाजपा के लोगों ने भी अपनी लाइन तय कर ली है। अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमने साजिश नहीं करी थी, ये तो होना ही होना था, और ये कोई साजिश नहीं है, ये जानबूझ के किया गया प्रकरण है। और निश्चित तौर पर जो कोर्ट ने जो चार्जेस फ्रेम करने की बात करी है, हमारा तो ये मानना है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेली बेसिस पे इसकी हेयरिंग हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा होए। जो मैटर कोर्ट के पास है वो कोर्ट उसका डिसीजन देगी। लेकिन जिन लोगों ने साजिश के तहत उस ढांचे को गिराने का काम करा है, निश्चित तौर पर उन पे जो भी भारतीय कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है सर, वापस लौटूंगा सर। प्रशांत, आपके पास मैं आता हूं कि लीगली तौर पर अब इस चीज को बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, चाहूंगा कि आप समझाएं एक बार कि दरअसल जो अब प्रोसीडिंग हुई है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज सामने रही थी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आज अपीयर होना था लोगों को, तो 6 लोग आज अपीयर हुए जी, जिसमें अडवाणी जी, जोशी जी, विनय कटियार जी, विष्णु हरि डालमिया जी, उमा भारती जी और ऋतुम्बरा जी, ये सारे लोग आए और अपीयर हुए, और उनको निजी मुचलके पर 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर माननीय न्यायालय ने उनको जमानत पर रिहा किया। डिस्चार्ज एप्लीकेशन अभियुक्तों की तरफ से, प्रपोज्ड अक्यूज की तरफ से मूव की गई थी, जिस पे सुनवाई के बाद उन्होंने रिजेक्ट किया, और 120B सेक्शन ऐड किया गया है इन लोगों के अगेंस्ट। अब ट्रायल डे टू डे चलेगा, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है उसी के आधार जी। ठीक है, विनय जी, आपके पास मैं आता हूं कि अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात देखी जाती है तो बीजेपी को आज के चार्जेस फ्रेम होने के बाद इनके नेताओं के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या फिर पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को रहेगा? देखिए, नुकसान और मुनाफे की अगर बात की जाए तो इसमें जो नाम है वो नाम कौन से हैं? जी, लाल कृष्ण आडवाणी इस समय खुद ही जिस कमेटी में डाले जा चुके हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स लगभग किनारे हैं। जी, उमा भारती जी को कोई न मलाल कल था ना आज मलाल है। जब 90 का आंदोलन हुआ तो उसमें भी वो सर का मुंडन करा करके गई थी कार सेवा करने के लिए, और आज भी उनका बयान है कि मैं बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुई थी। विनय कटियार जी बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी उनके लिए बाद में मायने रखती है, उनको भी कोई मलाल नहीं है। रामविलास वेदांती के बयान पे अगर गौर करें, उनको कोई मलाल नहीं है। ऋतम्बरा को कोई मलाल नहीं है। तो माइलेज तो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि 2 साल में टाइम बाउंड दिया गया है इसका फैसला देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 पहलू समझने की जरूरत है। एक तरफ तो ढांचा, जो विवादित ढांचा है, उसको गिराए जाने का मसला भी है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सूट भी पेंडिंग है जी, कि आखिरकार वो जगह है किसकी जी। तो 2 साल के अंदर ये दोनों फैसले आने हैं जी, और इसका बीजेपी लाभ लेगी जी। लेकिन एक वस्तुस्थिति समझने की जरूरत है कि 120 भी जो जोड़ा गया, जितनी मेरी समझ कहती है जी, उसमें जो लोग भी उस पूरे कार सेवकों को वहां पे बुलाने के लिए उत्तरदायी हैं, उन पर बनता है केस।
क्योंकि तय जो किया गया था कि जो सांकेतिक तौर पर कार सेवा होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में की इजाजत के बाद हुई थी, कार सेवा की परमिशन दी गई थी, क्योंकि उसमें अपोजिशन पार्टियां आई थी कि इनको इजाजत न दी जाए। लेकिन कोर्ट में जब कल्याण सिंह यूपी की सरकार ने एफिडेविट दिया कि वहां हम सामान्य स्थिति बरकरार रखें, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इजाजत दी गई थी। तो लेकिन उसके बाद भीड़ कैसे उन्माद में बदली, ये भी सबको पता है कि पहले भीड़ उस मूड में नहीं थी। सबको रामकथा कुंज में भजन और कीर्तन और भाषण सुनना था, अचानक वो विवादित ढांचे तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्योंकि सुबह से जो पूरी वस्तुस्थिति है उसमें लाल किशनवानी, अशोक सिंघल, राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित लोग पूरा मुआयना कर रहे थे, घूम घूम कर वस्तुस्थिति को देख रहे थे कि कौन कहां पर है, क्या चल रहा है। जो पूरा जो बागडोर थी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ में थी सुरक्षा की, वो रोक कर रहे थे। लेकिन पहला अगर आप दृश्य देखें तो 2 कार सेवक बाएं गुंबद पर चढ़े हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन्माद बढ़ा है और जाकर के इस परिणति तक बात आई है। 12:10 पर केंद्रीय पुलिस को भी इसकी जानकारी हो गई थी कि उन्माद बढ़ रहा है। तो केंद्र की सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि केंद्र की सरकार ने तो फोर्स मुहैया कराए थे, लेकिन इंप्लीमेंट कराने का जिम्मेदार लोकल प्रशासन का था, जो कि बीजेपी के हाथ में था। तो जो कुछ आज हो रहा है इसके लिए सब उत्तरदायी हैं। ठीक, ये बात तय है। तो उस समय आडवाणी जी नहीं चाहते थे कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने माइक से अपील की है कि पीछे हट जाएं, कोई उस ढांचे पे न जाए। लेकिन जब भीड़ उतनी पहुंच गई है तो केवल भजन सुनने के लिए और सरयू का बालू लेकर वहां सांकेतिक कार सेवा नहीं कर सकती थी। उन्माद बढ़ता गया और वाकई ये जो पूरी परिणति हुई उन्माद का नतीजा था। बिल्कुल सर, ये कहा जरूर गया था लाल किशोर की तरफ से, लेकिन ये भी सच है कि वहां पर जो नारे चल रहे जैसे कि एक धक्का और दो, या फिर बाद में मंच पर जो लड्डू बटे, तो हर्ष मतलब खुशी वहां पर थी जो मंच पर थी। अमित पुरी जी आपके पास में आऊंगा, क्या इस चीज की पूरी जिम्मेदारी वहां मौजूद लोगों के ऊपर नहीं ठहराई जाए कि जिनके इशारे पर लाखों लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद ये पूरा कृत्य हुआ? अनंत, अगर टीवी स्टूडियो में हम जिम्मेदारी तय कर देंगे जी, तो फिर इस देश की ट्रायल कोर्ट क्या तय करेंगी? तो मुझे नहीं लगता कि टीवी स्टूडियो में बैठ करके मैं बीजेपी के नाते से जी, और धर्मेंद्र सामने बैठे हैं कांग्रेस के नाते से जी, मैंने तो चर्चा भी नहीं की, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पॉलिटिकल एग्रेशन में बहस कर रही थी जी, तो फिर चर्चा मेरे दिमाग में अचानक आ गई कि 120B को लगाने की पहली पहल तो पुलक चटर्जी की चिट्ठी से हुई थी। वो पीएमओ में तैनात थे, किसके इशारे पे हुई थी? कांग्रेस ये भी जरा देश को बता दे कि 1993 में नरसिम्हा जी बाबरी मस्जिद तामीर कराने का ऐलान करते थे देश के सामने। आज 93 से 2017 हो गया, देश नरसिम्हा की उस घोषणा के ऊपर आज भी अमल होते हुए नहीं देख पाया। तो कांग्रेस आज भी स्टैंड ले रही है कि जो नरसिंह राव ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कहा था, वो आदरणीय नरसिंह राव जी का बयान आज भी कांग्रेस का आधार वाक्य है कि कांग्रेस उससे पीछे हट चुकी है। हाँ, ठीक है। और अब बाकी सारी वीडियो फुटेज मौजूद है, वो बताएंगे कि किस किस नेता ने कब ये कहा। थोड़ा सवाल में साहब ये उठता है कि जब 90 में भीड़ वहां पर गई थी, तो 90 में जो हुआ वो भी सबके सामने, उसके बाद 92 में वापस उतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, तो क्या अंदाजा नहीं था कि स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है? जहां तक भीड़ इकट्ठा होने का सवाल है अनंत, मैं ये भी कह सकता हूं कि इस देश की करोड़ों जनता की आस्था और विश्वास है, जो अयोध्या में राम का मंदिर बनते हुए देखना चाहती थी जी। ठीक है, लेकिन सर आस्था के लिए गए थे, भजन कीर्तन जनता पार्टी, बजरंग दल और बाकी के लोग वहां पर लोगों को कह के ले आए हो, ऐसा पहुंच गए थे। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन इसमें अपने चार्जेस लाएगा, एविडेंसेस लाएगा जी, और जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड आज की तारीख में है वो काउंटर डिफेंस देंगे और कोर्ट की विजडम प्रिवेल करेगी। ठीक है सर, वापस लौटूंगा धनेंद्र। और आज भी जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके ऊपर भी आगे की कोर्ट के अंदर बहस चलेगी। ठीक है सर, धनेंद्र यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं? देखो आनंद जी, पहले तो मैं भाजपा के नेताओं को साफ कर दूं कि भाजपा के नेताओं को यह भी याद होना चाहिए कि राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के शासन में ही राम मंदिर के दरवाजे खोले गए, हमने वहां पे पूजा शुरू करवाई, हमारी सरकार थी केंद्र में, हमारी सरकार को जब आपने कोर्ट के आदेश से हुई थी धर्मेंद्र भारद्वाज जी, कल्याण का एहसान नहीं था, कोर्ट के आदेश से हुई थी। और सरदार करमवीर सिंह एसएसपी थे जिनकी पर्सनल अंडरटेकिंग उस समय के मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट के अंदर ली थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा कि नहीं, तब राम खोला गया था। सरदार
असली बात यह है कि आप कभी नहीं चाहते कि वहां पे राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। आप लोग इस जो डिस्प्यूट है इसको बना के रखना चाहते हो ताकि आपकी राजनीतिक रोटियां उस नहीं तो आपने यूपीए 1 यूपीए 2 में तो राम सेतु को भी डिस्प्यूटेड कर दिया, ये डिस्प्यूट को हल नहीं कर पाए, राम सेतु को भी कर दिया। हाँ, जाए बात में डिस्प्यूटेड नहीं है, वो षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में आपके लोग शामिल थे। और जो चार्जेस फ्रेम की बात करो, चार्जेस कई फ्रेम नहीं होना, जो एक्यूज्ड है उन्होंने मान लिया कि हमने जानबूझ के गिरवाया है, ये प्लान था। जब एक्यूज ने मान लिया तो उसके बाद तो ट्रायल का कुछ बचता ही नहीं है और निश्चित तौर पर हमें ट्रायल का विश्वास है और कोर्ट जो है इसको ठीक है धनेंद्र जी, अमित पुरी साहब दोनों के पास वापस लौटूंगा। एक्यूज ने इस चीज को मान लिया है कि ये प्लान था और हमने धनेंद्र जी, अमित पुरी साहब दोनों के पास सर मैं वापस लौटूंगा। आपने उस टाइम की केंद्र की सरकार को अंधेरे में रखा। ठीक है धनेंद्र जी, वापस लौटूंगा सर। नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, आपने लोगों को उत्साहित करा कि इस ढांचे को गिराया जाए। सर मैं वापस लौटूंगा विनय जी आपके पास में आता हूं कि क्या चर्चा के दौरान ही जो बीजेपी अपना स्टैंड यहां पर रखती है, कांग्रेस अपना स्टैंड रखती है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की जाहिर तौर पर लगता है कि ऐसी कोशिश यहां पर होती है, चाहे दोनों पार्टी यहां पर रही हो। देखिए, हमने 1991 का चुनाव भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव मैदान में होते थे और मंच पर अशोक सिंघल जी और रितंबरा जी का भाषण होता था और वहां पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे मंच पर नहीं लगाए जाते थे, मंच पर भगवा लहराता था और बाकी जो ऑडियंस होती थी भीड़ पब्लिक के लिए उनमें बीजेपी के झंडे लगते थे। मंच पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो कैंडिडेट होता था वो भाषण देता था, आशीर्वाद लेता था, उनके समर्थन में रैलियां होती थी। मसला वो नहीं है जो ट्रायल की बात अभी अमित पुरी साहब भी कह रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था की जो बात आ रही है। 1992 में ढांचा गिरा जी और आज हम 17 में बैठे हुए हैं जी। इतने साल तो लग गए ये तय होने में कि पहले इन पे मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए जी। इसमें अशोक सिंघल जी जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे इस दुनिया में नहीं है जी। आप जो विश्व हिंदू परिषद के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। राजमाता सिंधिया जी हुआ करती थी वो आज इस दुनिया में नहीं है जी। मेरा ये मानना है कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं ट्रायल बेसिस पर जी। एकलौता क्राइम एक हुआ, मुकदमे 2 लिखे गए जी। एक सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए मुकदमा अलग और जो वीआईपी कार्यकर्ता थे उनके लिए मुकदमा अलग। एक गया लोकल का चौकी इंचार्ज लिखाया, दूसरा गया वहां के इंस्पेक्टर लिखाया। तो परिस्थितियां ये देखनी पड़ेंगी कि आखिरकार हालात पैदा क्यों हुए जी। ये तय बात मानिए कि जो वहां पर कार्यसेवक बुलाए गए थे जी। ये 90 से ज्यादा उन्माद वाली भीड़ नहीं थी, 90 बल्कि मैं कहता हूं ज्यादा उन्माद वाली भीड़ थी जी। लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार थी, लोगों के पता तक वहां हम जा रहे हैं। जो लोकल कैंडिडेट हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के वो भी साथ में अपनी भीड़ को लेकर गए थे और ये था कि एक तरीके सांकेतिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी राम जन्मभूमि को लेकर के जी। लेकिन जब आप भीड़ ज्यादा लेकर जाते हैं तो कब किसके हाथ में भीड़ रह जाती है जी। आप जिस स्टेप पे ले गए थे सबको कहा आपने राम कथा कुंज में बैठिए और यहाँ पे भजन सुनिए और भाषण सुनिए, तो कुछ लोग सांकेतिक कार सेवा के लिए जाएंगे जी, कुछ लोग सांकेतिक पूजब के लिए गए, बाकी भीड़ भी साथ साथ आई और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो बात यहाँ अमित पुरी साहब कह रहे हैं वो भी वीडियो एविडेंस है कि सबने जो जो भाषण दिया किसके भाषण में क्या है वो दर्ज है क्योंकि मीडिया भी वहां मौजूद थी। बिल्कुल। और दूसरी बात है किसने खुशी मनाई, वो भी जो उस समय खुशी मना रहे थे वो आज भी खुशी मना रहे हैं। वरना आज जो वेदांती जी का बयान आया वो तो क्लियर कट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो खंडहर था उसको हमने तोड़ दिया। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया तू कहां डिनाई कर रहे हैं हमने नहीं तोड़ा, उमा भारती ने भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उमा जी का भी जो कहना है को पहले से करें कि इसमें शिद्दत के साथ आस्था के साथ हमारी चीजें थी और राम जन्मभूमि राम मंदिर से लोगों की आस्था इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। जब वो गुंबद में रामलला की पूजा होती थी तब भी उस दृश्य को मैंने देखा है 1991 में कि 3 गुंबद हुआ करते थे। एक गुंबद में एक संतरी खड़ा होता था, बीच के गुंबद में रामलला विराजमान थे और एक गुंबद में क्लोज सर्किट कैमरा केवल फिट करके रखा गया था। इसका आउटपुट सिक्योरिटी के पास रहता था कि वहां कौन कौन पूजा करने के लिए जा रहा है और तब तक दर्शन करना ज्यादा आसान था क्योंकि मैं उस समय भी दर्शन करने वहां गया हूं। मैंने देखा है कि मुश्किल से आपको 100 मीटर चलना पड़ता था और आप दर्शन करते थे, फिर जहां शिलान्यास हुआ तो उस जगह पे जाते थे और एक राम जन्मभूमि का मॉडल रखा रहता था, उसको देखते हुए बाहर निकल जाते थे। आज तो फिर भी स्थितियां विचित्र हैं कि जिस तरीके से पूरा उसको सैनिक छावनी में बदला गया, आदमी एक तरफ घुसता है और 3 किलोमीटर दूर बाहर जाकर निकलता है। तो परिस्थितियां सीधी सी बात है कि जो लोग भीड़ को लेके गए थे वो लोग रिस्पॉन्सिबल है उस घटनाक्रम के लिए और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है अमित पुरी साहब, रामविलास वेदांती का बयान और साथ ही साथ उमा भारती का बयान कि जो हुआ खोलम खोला हुआ, कैसे साफ संदेश नहीं जाते कि इंटेंशन उस वक्त क्लियर थी जिस वक्त भीड़ को लेकर जाया गया था वहां पर? अनंत सवाल के आखिरी हिस्से को रिपीट कर दे सर। क्या इन दोनों बयानों को देखकर ये चीज नहीं लगती कि इंटेंशंस क्लियर थी कि जब 92 में भीड़ को वहां पर ले जाया गया था तो सबको पता था कि क्या वहां पर होने वाला है, अंदाजा था इस बात का? देखिए, हॉर्सेस माउथ से जो बयान निकला है जी, उस पे इंटरप्रिटेशन मुझसे कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं।
क्योंकि आई सिग्नल नंबर फर्स्ट पर्सन में उमा भारती जी ने जो बयान दिया, रामविलास वेदांती जी ने जो बयान दिया, जी, वो पब्लिक डोमेन में है। उसमें कोई बिटवीन द लाइंस नहीं है कि उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए, जी, वो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है। प्रशांत जी, आपके पास मैं आऊंगा कि ये दोनों बयान क्या जो लीगल प्रोसीडिंग जो चल रही है उस चीज को और पुख्ता करते हैं, जो आज आरोप तय किए गए इन आरोपों को और पुख्ता करते हैं? देखिए, जब चार्ज फ्रेम होता है तो अभियुक्त गणों से पूछा जाता है, जो प्रपोज्ड एक्यूज होते हैं, कि क्या आप आरोप से सहमत हैं। अगर वो सहमत होते हैं तो सजा हो जाएगी तुरंत, फिर ट्रायल नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने उस आरोप से अपने आप की सहमति व्यक्त की, असहमति व्यक्त की और ट्रायल के लिए परीक्षण करने के लिए कहा है। अब बाहर, कोर्ट के बाहर क्या कहा ये नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट के अंदर जो स्थिति है वो यही है। और विनय जी जो एक बात कह रहे थे, 2 FIR दर्ज हुई, तो 197 की एक FIR दर्ज हुई, एक 198/92 FIR, 2 FIR दर्ज हुए। तो 2 तरह के ऑफेंस भी थे। कुछ लोगों पर 395 लगाए गए हैं, तोड़फोड़ की धारा, लूटने की धारा कुछ लोगों पे लगाए गए हैं। कुछ लोगों पे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की धारा है या 153A, 153B इस ढंग की धाराएं हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए 2 तरह की हुई हैं। और जो ट्रायल में देरी की बात की जा रही है, ट्रायल में देरी पर एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, इस देश में तमाम जघन्य अपराधों जैसे हत्या है, बलात्कार है, ऐसे ट्रायल 1980 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक छोटी सी चीज प्रसाद जी मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अदालत के अंदर के जो बयान रहे और बाद में बाहर आकर जो पब्लिक डोमेन में बात की, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बाहर अंदर शायद असहमति दे गई, बाहर जाकर कहा गया कि जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ। रामविलास वेदांती ने कहा कि भाई बिल्कुल विवादित ढांचे को वहां पर जो खंडर था उसको वहां पर गिराया गया। तो अगर पब्लिक डोमेन में बात स्वीकृत की जाती है तो क्या इसका जांच पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, ये तो देखिए 900 से ज्यादा चार्जशीट के विटनेस है, सबके एग्जामिनेशन इन चीफ होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, वीडियो फुटेज भी एक हिस्सा है। लेकिन जो गवाह वहां पर लोकल पत्रकार थे या लोकल लोग थे जो गवाहों की सूची में है सीबीआई के, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीबीआई कि वो प्रूव करे कि इनके खिलाफ चार्ज बनते हैं नहीं बनते। एक प्रिमा फेसी चार्ज फ्रेम हो गया है तो उसके आधार पे नहीं कुछ कहा जा सकता। और बाहर क्या कहा गया ये बात नहीं है, लेकिन जो 161 के बयान के बेसिस पे आरोप बनाए गए या साक्ष्यों के आधार पे आरोप तय किए गए, उस आरोपों को पढ़ के सुनाया गया। और पढ़ के सुनाने के बाद चाहे रामविलास वेदांती जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे जितने भी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये जो चार्जेज हैं गलत हैं और इस पर ट्रायल होना चाहिए, आफ्टर ट्रायल कोई चीज तय होनी चाहिए। ठीक है सर, वापस लौटूंगा। विनय जी, तो क्या जो पब्लिक डोमेन में जो बात कही है रामविलास वेदांती के द्वारा और उमा भारती के द्वारा, वो एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए की गई, ऐसा माना जाए? देखिए, अटल जी ने साफ किया कि अगर कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करेंगे तो वही सजा हो जाती, बाकी ट्रायल की जरूरत क्या थी। जब एक्यूज पे हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं और एक्यूज एक्सेप्ट कर ले कोर्ट के अंदर ही कि हाँ मैंने किया है, तो बल्कि दोबारा पूछा जाता है कि आप जो बोल रहे हैं होश हवास में बोल रहे हैं, आपको दिक्कत है। अगर उसके बाद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहीं से जेल जाइए, जो क्राइम जिसका जो सजा उसके लिए बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाहर बोला गया है उसके लिए जो सोसाइटी को मैसेज देना था, अंदर बोलना है कानूनी दृष्टिकोण से। चाहे आप विनय कटियार का भाषण ले लीजिए, चाहे आप रामविलास वेदांती का लीजिए, उमा जी का लीजिए। अगर उमा जी आज बोलती तो आज ही मंत्रिमंडल भी जाता, आज ही जेल भी जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदमी जब बाहर खुल के बोला तो कोर्ट में भी एक्सेप्ट कर लो ना। इतनी अगर राम के प्रति आस्था है, जो खुद अटल जी कह रहे हैं कि कोर्ट में खुद बैठे थे, अपीयर हुए कोर्ट के सामने आज, इन्होंने इनकी बात में सच्चाई है कि उन्होंने सब लोग अंदर डिनाई किया है उन्होंने, और बाहर आप कुछ और बोल रहे हो। तो अंदर बोलो ना कि ठीक है वहां हमने लड्डू बांटे, हमको खुशी थी, हम भीड़ ले गए थे, हम चाहते थे ढांचा गिर जाए, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अगर इतनी आस्था है और राम के लिए अगर आपको इतना त्याग है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था आज, हमें लगता है। अमितपुरी साहब, क्या रीजन देखते हैं जब बाहर जो चीज पब्लिक डोमेन में बोली गई, अदालत के अंदर उनको बोलने से कतराया फिर क्यों गया? अनंत, देखिए हम एक लीगल प्रोसीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो जो कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 19 तारीख का जजमेंट था और जिसका फॉलोअप एक्शन आज हुआ, तो रेलेवेंट मैटर जो सामने है वो ये है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। क्योंकि बाकी सारी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी की जिन धाराओं में मुकदमा चलाने की बात की गई है उनका प्रोसीजर कोर्ट के डिफाइंड है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। अमितपुरी साहब, क्या इस बात से इनका जो पूरा मामला है वो विवादित ढांचे को गिराने का पूरा मामला है,
उसी को अलग अलग तथ्यों पर लेकर सुनवाई हो रही है। उसी के ऊपर विनय कटियार का बयान सामने आया, उसी के ऊपर उमा भारती का बयान सामने आया, उसी के ऊपर रामविलास वेदांती ने बयान सामने दिया। यही बयान अगर आप कोर्ट के अंदर देते तो चार्जेस वहीं पे फ्रेम हो जाते ढंग से। नहीं, मुझे जहां तक स्मरण है कि पब्लिक डोमेन में भी विनय कटियार जी ने यह कहा कि 120B की धारा गलत तरीके से लगाई गई है, लेकिन तो भी न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हम कोर्ट के अंदर अपनी एतराज को दाखिल करेंगे, और वो उन्होंने दाखिल किया। तमाम सारे चैनलों में रामविलास वेदांती जी ने क्या कहा ये भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, रामविलास वेदांती जी ने यह कहा, बता दूं आपको इन वर्बेटम, कि सूरज अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है, हिमालय से गंगा निकलना बंद हो सकती है, लेकिन इस देश की आस्था और विश्वास के आधार पर राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकता। वेयर इज द कॉन्स्पिरेसी? रामविलास वेदांती ने सर क्या आज ये नहीं कहा कि हाँ भाई वो वहां पर मौजूद थे जब वो तोड़ा गया, वो शामिल थे उसमें? अरे भाई, ये रामविलास वेदांती जी की मौजूदगी अयोध्या के अंदर थी, इससे कि किसने कह दिया? क्या अडवाणी जी ने कहा, जोशी जी ने कहा, उमा जी ने कहा, किसने कहा कि नहीं साहब धन्यवाद दिखा रहे हो हमारा क्लोन है? ये किसने कहा कि हमारा क्लोन है? हम नहीं थे, इससे साफ, लेकिन हमने साजिश की, ये किसी ने एडमिट नहीं किया। चलिए ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि उमा जी ने भी यही कहा कि मैं वहां गई थी और जो कुछ मैंने वहां पर कंट्रीब्यूट किया वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ये कहा है वो भारती ने कि जो कुछ हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ। सरकास्टिक, ठीक है, अमितपुरी साहब वापस, सरकास्टिक अमितपुरी साहब वापस, ठीक है सर वापस लौटूंगा। धीरेन्द्र जी, भाजपा का हमेशा से डबल फेस रहा है। राम मंदिर कभी भी इनके लिए आस्था का प्रश्न रहा ही नहीं। राम मंदिर हमेशा इनके लिए वोट की राजनीति का प्रश्न रहा है। 89 से लेके आज 2017 तक राम मंदिर के नाम पे इन्होंने वोट बटोरे हैं, राम मंदिर के नाम पे सरकारें बनाई है। क्या नहीं करा रहे थे? आप शाम को गर्भ आप देखो ना, ठीक है अमितपुरी साहब एक बार बात सुनिए, फिर जवाब आप दीजिएगा आराम से। अमितपुरी साहब धीरेन्द्र जी की बात सुनिए तो जवाब दीजिएगा आराम से। जो कोर्ट में आज कह रहे थे कि हमें डिस्चार्ज कर दो, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि राम मंदिर, राम के नाम पे हमारे कई जन्म कुर्बान हो जाए। इनको ये डबल फेस की बात करते हैं, जेल जाने से डरते हैं। सिर्फ राम का जो मसला है वो इनके लिए वोट बैंक का मसला है। राम के नाम से सरकारें बनाने, राम के नाम से वोट लेने, राम इनके लिए आस्था का प्रश्न नहीं है। ये लोग सोकाल हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, राम के अनुयायी बनते हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये भाजपा जो है झूठों का गिरोह है, ये झूठों का एक गैंग है। ये लोग बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं। ना इनके लिए ट्रिपल तलाक, ना इनके लिए कॉमन सिविल कोड, ना इनके लिए आज मुद्दों से भड़कते नहीं है धीरेन्द्र जी। अमितपुरी साहब 4-5 मुद्दे जिन कोर इश्यूज पे भाजपा बनी थी, आज इन्होंने सारे इश्यूज घर पे छोड़ दिए। जब इनको सरकार, सर आप दोनों के पास में लौटूंगा, प्रशांत सिंह अटल जी। ट्रिपल तलाक याद आता है, ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है वापस लौटूंगा। प्रशांत जी याद आता है, जैसे धनेन्द्र जी कह रहे हैं डिस्चार्ज मूव किया, धनेन्द्र जी धनेन्द्र जी कह रहे हैं डिस्चार्ज मूव किया। डिस्चार्ज सबका राइट होता है कि डिस्चार्ज जो है इसीलिए सीआरपीसी में बनाया गया है कि जो चार्ज आपके ऊपर प्रपोज पब्लिक डोमेन पे डिस्चार्ज फ्रेम करना वो बात नहीं है। और दूसरी चीज जो है, हाजी हम साजिश में शामिल थे, नहीं गिरवाई किसी ने भड़काया, गिरवाई वाली बात नहीं है। अगर आप इतने बड़े राम के अनुयायी हो और उपस्थिति की बात देखिए, एक चीज और बता दें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए चेन कंप्लीट होना जरूरी है। चेन का मतलब यह है कि किसी अपराध को करने के लिए कहीं रात में मीटिंग की जाए, उसके लिए सामग्री इकट्ठा की जाए, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हो, उसके बाद कहा जाए आप इधर से चढ़ के गिराना, आप उधर से चढ़ के, कोई मॉब अगर एकदम से कोई घटना कारित कर देती है। और वीडियो फुटेज जो है, क्योंकि एक ट्रायल में कर रहा हूं, 194 विटनेस उसमें आ चुके हैं। जो वीडियो फुटेज हैं वो ये कहते हैं, ये सारे नेता कह रहे थे कि आप उतरिए और शांति भंग न करिए, यहीं रहिए। लेकिन वो एक बड़ी भीड़ अपने आप जो कि किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकती है जी, पर्सनली कोई गुंबद पे नहीं चढ़े थे। तो जो एक्यूज लोगों का रोल है जब कॉन्स्पिरेसी से जोड़ते हैं तो उसके लिए चेन कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए जो बाहर उनकी उपस्थिति के बारे में कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मस्जिद तोड़ने के लिए, ढांचा गिराने के लिए कार सेवक आगे भेजे गए, मैं एक संशोधन कर दूं, जब वहां पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू करी, लाठीचार्ज शुरू करा, तब ये सब लोग बाहर हो गए, क्योंकि वहां पे मरना तो गरीब आदमी था, कार सेवक ने मरना था। वहां अडवाणी जी के ऊपर गोली नहीं चलनी थी, उमा भारती जी के ऊपर गोली नहीं चलनी थी। ठीक है धनेन्द्र जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। विनय जी चलनी थी, बेचारे गरीब लोग, वो कार सेवक को मारे गए इनके उन्माद में। इन लोगों ने, कई लोगों की इनके ऊपर तो 302 का भी ट्रायल चलना चाहिए। ठीक है धनेन्द्र जी,
मेरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अभी कहा मस्जिद का जिक्र किया जी। मैं उस पर पहले कह दूं कि अभी तक तो विवादित ढांचा था, इन्होंने उसको मस्जिद की संज्ञा दे दी। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस में बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि भाई वो उसको पूजा की जाए तो राजीव गांधी ने दिलाई, अगर क्या मस्जिद में पूजा की जाए दिलाई थी, तो राजनीतिक मुद्दा तो कांग्रेस के लिए भी है और उनके लिए भी। नंबर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। दूसरी बात, जिस मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा को रोकने के लिए गोलियां तक चलाई, उसी जगह पे जब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था तो थाना विवादित भूमि भी होता था, हो सकता था, विवादित स्थल भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने थाने का नाम रखा राम जन्मभूमि, थाना राम जन्मभूमि। इसका मतलब खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना कि ये राम जन्मभूमि है। कोर्ट का आदेश से, खुद अमित पुरी जी ने कहा कोर्ट का आदेश से वहां पूजा हो रही थी। मेरा ये मानना है कि जो ट्रायल जिस बात का चल रहा था, आप इसमें कहीं न कहीं जुडिशरी को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। अभी मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा है कि जजमेंट तो कम से कम कर दीजिए कि मंदिर पक्ष का है या मस्जिद पक्ष का है। कब तक उसको विवादित ढांचे के रूप में रखा जाएगा? जी। जब इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी तो दोनों तरफ से दावे ठोके जाएंगे। जी। हमें वो दिन भी याद है कि जब हाई कोर्ट में फैसला आना था, अचानक अंबेडकर नगर से एक पिटिशनर आए और उन्होंने पिटिशन डाला हाई कोर्ट के अंदर कि इसका फैसला कोर्ट नहीं कर सकती, जी। और जस्टिस शर्मा ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये नहीं सुनाया जा सकता। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट मैटर आया, फिर कांग्रेस के कुछ वर्गों को एक मैसेज गया कि माइनॉरिटी में गलत संदेश जा रहा है कि ये फैसला माइनॉरिटी के हक में आने वाला था, आप उसको रोक रहे हैं। दोबारा वो हाई कोर्ट को गया और जो जजमेंट हो सबके सामने, इस बात की व्याख्या अमित पुरी भी कर सकते हैं और अटल जी भी कर सकते हैं कि एक शर्मा जी ने जजमेंट में पूर्णतः मंदिर के हक में दिया और दो जो माननीय जज साहब लोग थे उन्होंने उसको डिवीजन कर दिया कि लेकिन गर्भगृह को सबने मंदिर माना। जी। अगर एक क्लियर डिवीजन, क्लियर वर्डिक्ट अगर आ जाता तो आधी समस्या ऐसे खत्म हो जाती। लेकिन आज जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उस मसले को लेकर नहीं, को जमीन किसकी है, जमीन विवादित थी, ढांचा गिराया गया, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है, इस पर बहस चल रही है और ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। सबसे बड़ा हास्यास्पद बिंदु इसमें भी है कि कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता कि हासिम अंसारी और रामचंद्र परमहंस जो दो प्रमुख पैरोकार थे राम जन्मभूमि के पूरे उस मंदिर और मस्जिद के विवाद के, दोनों इस दुनिया में नहीं है जी। लेकिन ये मसला आज तक हल नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल करके आप जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर उसका कंप्लीट कर दें अपने जजमेंट में कि आखिर वो स्थल है क्या, तो भी कुछ हद तक सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि खुद हाईकोर्ट के आदेश से पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई कराई, उसके सारे एविडेंस क्रिएट किए, वो सब कुछ कोर्ट के सामने है। तो बेहतर है कि दोनों मामले एक साथ अगर सोल्यूशन होंगे, देश को एक अच्छा न्याय मिल जाएगा। ठीक है प्रशांत सिंह अटल जी, यहाँ पर जुडिशरी का थोड़ा ढीलापन कहा जाए या मजबूरी कहा जाए कि फैसला पूरी तरीके से उस स्वरूप में नहीं आ रहा जिस तात्कालिकता के साथ जिस स्वरूप में सामने आना चाहिए था, या फिर राजनीतिक दखलंदाजी इसके बीच में है? देखिए, मैं बीना जी से अपने आप को सहयोजित करता हूँ जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो सिविल सूट है उसको भी जल्दी तय करना चाहिए। कारण यह जो पूरा विवाद है वो ये है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। तो ये जब यहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर रामलला वो मंदिर है ये आ गया, तो उसका जब सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तो वो जल्दी अगर तय हो जाए सिविल सूट, तो ये भी चीज तय हो जाएगी। ये इससे ज्यादा जरूरी मुझको लगता है ये है कि वहां पहले ये तय हो जाए कि वहां मंदिर था कि मस्जिद था जी। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय को शायद डे टू डे हेयरिंग इस पर करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले ये तय हो जाए कि वो एक्चुअल डिस्प्यूट में जगह है क्या, मंदिर की जगह है कि नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तय हो जाए तो ज्यादा आसानी हो। ठीक है धीरेन्द्र जी। देखिए, पहले मैं विनय जी आपको जो मैंने कहा था, जिस रेफरेंस में कहा था मैंने कि उस रेफरेंस में कहा था कि ये भाजपा के जो लोग हैं ये अपने आप को राम के बहुत बड़े नहीं बताते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदारी सारी इनके पास है। तो मैं इनको सिर्फ ये स्पष्ट कर रहा था कि जो आप राम मंदिर का मुद्दा आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर राम मंदिर में अगर किसी ने ताला खुलवा के पूजा शुरू करवाई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने करवाई थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों के लिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हम लोगों के लिए एक इमोशन से जुड़ा मुद्दा है, एक रिलीजियस मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान हो और जल्द से जल्द समाधान हो। वहां मंदिर था, मस्जिद था, ढांचा था, क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट में सिविल कोर्ट सूट पेंडिंग है। उसमें एक कदम आप आगे गए थे, आपने भूमि पूजन भी कराया, जो भी आपने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी कराया, एक कदम तो आगे कांग्रेस और आगे गई है। बिल्कुल गए थे, निश्चित तौर पर हमें इस बात को कहने में कोई वो नहीं है कि ढांचा भी जब गिरा था तब भी केंद्र में हमारी सरकार थी, और जब मंदिर के कपाट खुले और जब मंदिर में पूजा शुरू हुई तब भी हमारी सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री ने करवाया। लेकिन
जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा जो भी जस्टिस आएगा, जो डिसीजन आएगा, हम उसके साथ हैं। उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि अगर आपसी बातचीत से अगर ये मसला सुलझ सकता है तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को आपसी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना हो, क्योंकि भाजपा पॉलिटिकल बन चुका है। ठीक है, धनजी वापस लौटूंगा। वोट बटोरने के लिए इस मंदिर के इश्यूज को बार बार इस्तेमाल करती है। विनय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि विनय कटियार का अरुण जी एक चीज मैं पुरी साहब से और जानना चाहता हूं कि 89 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली जो पूरे देश में घूमी, और जिसमें उस समय के हिसाब से अरबों रुपए का चंदा लोगों ने राम मंदिर बनाने के नाम पे दिया था, वो पैसा कहां है, उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो गरीब हिंदुओं का जो पैसा आपने एक एक दो दो दस सवाल का जवाब दीजिए सर, संक्षेप में। पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ? वो अडवाणी जी के घर पे है, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में। सवाल पूरा हुआ सर, आपका सवाल आपका पूरा हुआ अमित पुरी साहब, क्योंकि वो भी एक आस्था से जुड़ा प्रश्न है। लोगों ने धर्म के नाम पे, रिलीजियस अपने इमोशंस के नाम पे चंदा दिया था। ठीक है सर, आप दोनों के पास में लौटूंगा। इस वक्त विनय कटियार साहब हमारे जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। विनय जी, जो आज की जो प्रोसीडिंग रही है, किस नजर से देखते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलात और बड़े हैं या फिर पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इस चीज का? नहीं, कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न बनने वाला है जी, इसका कोई मतलब नहीं है जी। अब ये केस है, साजिश का केस लगाया है, तो देखेंगे। वहां तो कोई साजिश थी नहीं, लाखों लोग थे जी, लाखों लोगों के बीच में साजिश क्या हो सकती है? तो मतलब विनय जी ये माना जाए कि जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ। विनय राय बोल रहा हूँ, जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ, क्योंकि आप तो बजरंग दल के संस्थापक हैं, खुल के बोलिए। जो कुछ वहाँ हुआ खुल्लम खुल्ला ही हुआ है, और बाकी कुछ नहीं हुआ। जहाँ लाखों लोग हों, एक एक ईंट उखाड़ के राम मंदिर के प्रसाद के रूप में ले गए, प्रसाद के रूप में ले गए जी। मस्जिद होती तो वहीं पर गिरा कर सब छोड़ देते, तो मंदिर था, पवित्र है, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, इसलिए सब उसको प्रसाद समझ करके कि राम का प्रसाद है, सब पे गए। उसमें किसी कोई साजिश नहीं है। विनय जी, प्रसाद आपके पास है कि नहीं? नहीं, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए ना जी। हाँ, तो क्या लगता है, जो सबसे बड़ी बात बार बार आप कहते रहे हैं कि राम मंदिर के लिए 100 जीवन कुर्बान है, तो अगर आपको दोषी पाया जाता है तो इसका मलाल है या खुशी है? नहीं, ऐसा है, उसके लिए दोषी पाने का तो कोई मतलब नहीं है ना जी, और कुछ होता नहीं है। देखेंगे, उसके लिए कुछ योजना बनाएंगे फिर बाद में जी। अभी तो कुछ नहीं। अभी तो ये है जो मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई वहां पर कार्मिकों के ऊपर जी, पहले, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया 14 लोगों को उन्होंने गोली से मारा जी, तो उन पर 302 का केस चलना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मारा है, जी। तो जब उन्होंने मारा है सबसे पहले उन पर केस करना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया है। जी। 302 का केस करना चाहिए। वो तो तुष्टीकरण के कारण से एक वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने हिंदुओं पर, राम भक्तों पर गोली चलाई जी। ठीक है विनय जी, एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा कि जब वहां पे कार सेवा के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, लाखों लोग वहां पर पहुंचे थे पूजा पाठ के लिए, कार सेवा के लिए, तो अचानक वहां पर हंसिए और कुदाल वगैरह सब कहां से आ गई थी? क्या ये इससे ऐसा नहीं लग? तो सर फिर ढांचा कैसे तोड़ा गया? ठेकेदार काम कर रहे थे जी, पहले से मंदिर निर्माण के लिए, वहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अनुमति दी थी जी, उस जगह काम कर रहे तो स्वाभाविक है फावड़ा और कुदाल उतनी तो रहनी थी जी, वही उसके पास थे। तो उससे फावड़ा से और कुदाल से 4-5 फावड़ा से 4-5 कुदाल से खुदा जी, वहाँ 2 पाइप लगे थे बैरिकेडिंग से, उसको तोड़ा जी, और उसके साथ ढांचा गिरा दिया जी, और फांसी थी नहीं, 2.5 घंटे में समाप्त हो गया जी। इतना बड़ा काम कारसेवकों ने किया। हाँ, अब वहाँ लाखों लोग थे, तो लाखों लोगों के हाथों में एक ईंट अगर विद्या प्रसाद जी, ये होड़ लग तो किसी नेता की खेती नहीं है। ठीक है, लेकिन सर जैसे नारे वहां पर थे कि एक धक्का और 2 तरीके नारे थे मंच पर जो लड्डू बटे, यानी कि वो बात की तस्दीक वहां पर थे कि भाई जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ, इसी की तस्दीक सर वो थी मंच पर? ये सब नारे आ रहे जो है ये बाद में भेज है, कोई नारा नहीं लगा। वहाँ सब बचाने की कोशिश कर रहे थे। मंच की आवाज वहाँ जहाँ धरता खड़ा था, मंदिर हमारा था, वहाँ तो मिला था, तो बहुत दूर वहाँ पर है। जी, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और अपनी बातों को इस पर रखने के लिए।
विनय जी, जो विनय कटियार की जो बातचीत अभी रही है, क्या इससे संदेश जाना चाहिए? वो भी कहते हैं भाई जहां जो हुआ खुल्लम खुला हुआ, और एक तरफ कहते हैं कि भाई जो चीजें थी वो अनप्लान्ड थी, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, लेकिन चीजें वहां पर हो गई। अब जब उद्देश्य नहीं था, इंटेंशन नहीं, तो खुल्लम खुल्ला फिर कैसी चीजें हुई? नहीं, विनय जी ने तो कहा कि विवादित ढांचा था ही नहीं, वो तो राम जन्मभूमि का प्रसाद था। जो ढांचा टूटा उसको प्रसाद समझ के लोग अपने साथ ले गए जी। और ये दुर्भाग्यशाली थे कि वहां पे नहीं पहुंच पाए, इनको प्रसाद नहीं मिल पाया। इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो ढांचा बेसिकली विवादित मानते नहीं, वो तो राम जन्मभूमि का गुंबद मानते थे और उसमें कार सेवकों का धन्यवाद दे रहे हैं जी कि 2.5 घंटे में कार सेवकों ने सारा काम कर दिया। तो इसमें कोई मलाल नहीं है, उनका सीधे कहना लाखों लोग आए थे और प्रसाद समझ के वो ले गए। ठीक है, अमित पुरी साहब क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले अनंत, जो सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ था जी, आपने कहा था कि मैं उत्तर दूं, और जी फिर आदरणीय विनय जी की बाइट चल गई, इसलिए सारा विषय रुक गया। जी मैं कांग्रेस के मित्र के दोनों सवालों का उत्तर देता हूं। जी जहां तक मेरी राजनीतिक क्षमता और बुद्धि कौशल का सवाल है, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि 9 नवंबर 1989 को सूबाए उत्तर प्रदेश, जो 27 साल से बेहाल कांग्रेस बताती थी, जी उस बेहाली के आखिरी स्तंभ नारायण दत्त तिवारी जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और अयोध्या के अंदर गर्भगृह को गैर विवादित बता के कांग्रेस शिलान्यास करा रही थी। और 27 साल बेहाली वहीं से शुरू हुई, जब शाम होते होते अयोध्या का वो गर्भगृह का स्थल जो गैर विवादित था, उसे विवादित बता के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने उस शिलान्यास स्थल को विवादित बता करके शिलान्यास का कार्यक्रम रोक दिया जी। तो ये जरा कांग्रेस के मित्र याद रखें, इसको भूले नहीं। और जहां तक श्री आडवाणी जी की अयोध्या की यात्रा के सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर के अंदर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में राम मंदिर के सवाल पर बहुत स्पष्ट रूप से इन जनभावनाओं के साथ अपने को जोड़ा कि भारत की यात्रा में सवाल नहीं, चंदा में सवाल उठ रहा है। चंदा कहाँ है, पैसा कहाँ है, उस पर सवाल उठ रहा है। 1 मिनट आ रहा हूँ। आप यात्रा में सवाल ही नहीं, यात्रा तो हो गई थी। सर जवाब देने दीजिए। ठीक है, दिनेश जी जवाब को देने दीजिए। नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और उस राजनीतिक प्रस्ताव की परिणति के अंदर कालांतर में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, वह राजनीतिक चेतना की यात्रा थी। उसमें कोई राजनीतिक चंदा हमने किसी से नहीं लिया, और मैं ऑन रिकॉर्ड इसको कह रहा हूं। उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें आई जी, इंद्र कुमार गुजराल जी की, देवागौड़ा जी की सरकार आई, काफी खनन और उत्खनन किया गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में इन बिंदुओं का, लेकिन इन मित्रों को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब टीवी डिबेट में हैट्रिक के सवाल फिर सर अब दोनों के पास में वापस लौटूंगा। सवाल सिर्फ बड़ा छोटा सा दिनेश जी वो सवाल वापस पूछेगा, अभी साहब उसका जवाब देंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आरोपों को लेकर आंदोलन से जुड़े बीजेपी और संघ के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। शुरू से कह चुकी हूँ, मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी, और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक कि कोई साजिश थी। तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ। क्योंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है, तो मैं अपने आप को अपराधी भी नहीं मानती हूँ। जिस अभियोग में आज मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपको कुछ गलत नहीं लगता महाराज? कुछ भी गलत नहीं लगता है, कोई अपराध नहीं किया है, पुण्य का कार्य किया है। अपने आराध्य देव, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात मैंने की है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, हिमालय से उतरने वाली गंगा हिमालय को वापस जा सकती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो सब अदालत का मामला हो गया ना, वहाँ क्रिमिनल क्या है? वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं था, सब मामला सात्विक था, सात्विक विचार वाला था। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यही केस खारिज कर दिया था सीबीआई का। ये अपने बात भी सुने कि भाई बीजेपी के अलग अलग जो नेता हैं, जो आज
गए थे कोर्ट में, उन्होंने क्या कुछ कहा है। विनय जी, साक्षी महाराज कहते हैं कि जिस अभियोग में यहाँ पर आया हूं मैं भाग्यशाली हूं और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि राम मंदिर बनने से रोक सके। उमा भारती कहती है कि मैं वहां पर मौजूद थी, आस्था से मैंने पूरे आंदोलन में भागीदारी की। अब क्या इसको समझा जाए कि क्या ये उस चीज की तस्दीक नहीं है कि भाई जो भी वहां पर विवादित चीजें हुई हैं, विवादित ढांचे के साथ, उसमें पूरी भागीदारी थी, सहभागिता थी इनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है सहभागिता को लेकर बात हो रही है, लेकिन जो बात अभी कांग्रेस के मित्र ने उठाया तो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं जी, बतौर पत्रकार भी है, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन न रहे जी, कि जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी वो सागर से सरयू तक उसका नाम दिया गया था। सोमनाथ से शुरू हुई थी और उसको अयोध्या में आगे खत्म होना था। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया और यात्रा सागर से समस्तीपुर पर समाप्त हो गई। ये उसके बाद की परिणति है कि जब विश्व हिंदू परिषद ने एक शिला इकट्ठा करना शुरू किया, गांव-गांव से एक एक ईंट इकट्ठा किया, उसमें यात्रा विश्व हिंदू परिषद की थी। वो आडवाणी जी के रथ यात्रा से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जरूर हिसाब विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए कि पहले आपने ईंट इकट्ठा किया जगह जगह से और बाद में आपने पत्थर तरसवाए। ये जवाब विश्व हिंदू परिषद देगी, न कि भारतीय जनता पार्टी देगी। हाँ, ये तय है कि राम, जैसा उन्होंने खुद कहा कि हमारे कार्य समिति से प्रस्ताव पास था कि हमारी आस्था राम जन्मभूमि में है, हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। और तब से लेकर आज तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी हुए हैं, चाहे वो 46वें नंबर पेज पर हो या 45वें नंबर पेज पर हो, राम जन्मभूमि का जिक्र जरूर होता है। और उसमें होता है कि राम जन्मभूमि निर्माण के प्रति भाजपा कटिबद्ध है और न्यायालय का सम्मान करेगी। ये शुरू से लेकर आखिर तक उसका एक पैरा रहता है। मसला यहाँ सिर्फ जो फंसा हुआ है आकर के, इस बात पर फंसा हुआ है कि सात्विक काम हुआ कि वहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई। ये तय है कि कोर्ट के बाहर इसको डिसाइड करने वाले ना हम कोई हैं, ना तो यहाँ जो प्रवक्तागण बैठे हैं वो डिसाइड कर पाएंगे, ना तो खुद अटल जी जो कोर्ट में अपना आर्गुमेंट रखेंगे उसको आके हम लोग के बीच में वो रिवेल करेंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया नैतिकता के आधार पर जो चर्चा होती है या जो सामाजिक सरोकार पे हम बहस करते हैं, उस मुताबिक हम कह सकते हैं कि भीड़ भी जो गई थी, ये तय है कि उस दौरान मैं खुद 6 तारीख का वाकया, 4 तारीख को मैं मेरठ से मैं गोरखपुर जा रहा था, ट्रेन में तमाम कार सेवक भी जा रहे थे। उसमें किसी के मिजाज में ये नहीं था कि हमें जाके ढांचा को तोड़ना है, क्योंकि उस समय का माहौल बड़ा शांतिपूर्वक था, क्योंकि यूपी में सरकार इनकी थी, न कोई रोका टाकी थी, कुछ नहीं थी। वही 90 की घटना को अगर आप याद कर लें तो पूरे हर जिलों में मंडी और जेल को तो इस तरीके से सजाया गया था, कोई एक आदमी राम राम भी कहता था तो जेल में बंद कर दिया जाता था। तो परिस्थितियां यहाँ दूसरी थी। ये सही बात है कि राम कथा कुंज में जो भजन कीर्तन चल रहा तो अलग था। कुछ लोग आए कार सेवक के लिए, जो कि सांकेतिक कार सेवा की इजाजत जो दी गई थी उसके लिए, और उसी में से पेड़ के सहारे कुछ लोग उसमें बाएं गुंबद की तरफ चढ़े और एक एक करके भीड़ बढ़ती चली गई और उसके बाद वो घटना घटित हुई। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि आप अगर भीड़ लेके गए थे तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी भीड़ को कंट्रोल करना। ये भी तय है कि मंच से बार बार इस बात का भी आग्रह हुआ है कि आप अब दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, आप ढांचे की तरफ न जाएं। पुलिस पे बाकायदा पथराव किया गया। लगभग 12 बजे के आसपास से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और उसमें पुलिस पे बाकायदा पथराव करके गोली चलाने की इजाजत नहीं थी पुलिस को उस दौरान पर। सीरीज बात है, उसमें इजाजत कतई नहीं थी। और ये अलग अलग डिसाइड किया गया था, कुछ लोग ही कार सेवा करने के लिए जाएंगे, बाकी लोग राम कथा कुंज में वहां बैठ कर भजन कीर्तन और भाषण सुनेंगे। लेकिन परिस्थितियां जब भीड़ होती है तो धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है और आप शुरू से लेकर आखिर तक अगर पूरा दृश्य देखें तो अचानक पूरे लोग गुंबद पे नहीं गए हैं, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे मनोबल बढ़ाए और उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। क्योंकि सबको लगा कि जब कुछ लोग गुंबद पे चढ़ गए तो हम क्यों न चढ़ जाएं। आप देखें पहला गुंबद किस तरह टूटा, आखिरी गुंबद कैसे टूटा, उस टूटने के बाद फिर कैसे मलबा वहां से गायब हो गया। ये सब कुछ आनंद फानंद नहीं हुआ है। एक स्वाभाविक जब भीड़ होती है तो उसमें आप जब नहीं रोकेंगे तो यही होगा। 90 में तो बाकायदा मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके बावजूद लोग कार सेवक चढ़े, उसमें लोग मारे गए। खुद मुलायम सिंह ने एक्सेप्ट किया कि 16 लोग मारे गए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि पूरी सरयू को लाल कर दिया गया, तब भी तो आखिर ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी। तो यहाँ पर जब आप फ्री हैंड छोड़ेंगे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे स्टेट की पुलिस हो, जब आप उसको एक ऑर्डर दे रखेंगे कि आपको गोली नहीं चलाना है, बल प्रयोग नहीं करना है, तो धीरे धीरे घटना होनी थी और वही हो गया। ठीक है धीरेन्द्र जी, कैसे देखते हैं कि इन चीजों में चिंगारी अचानक से वहां पर कैसे भड़की, जबकि जब लोग वहां पर गए जैसे विनय जी ने कहा तो ऐसी कोई शक सुबह था ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, उस टाइम की तमाम वीडियो फुटेज और उस टाइम के तमाम भाषण इस बात ऑन द रिकॉर्ड है। जैसे अटल जी ने बताया कि 900 पेज के ऑलरेडी वहां पे एविडेंस है, जिसके अंदर ये सारी चीजें तय है कि किन किन लोगों ने पब्लिक को भड़काया, किन किन लोगों ने किस किस तरीके के भाषण दिए। और मॉब तो वहां पे आई थी सिर्फ कार सेवा करने, लेकिन वो उसको डेमोलिश करवाने के लिए, मस्जिद के डेमोलिश कराने के लिए या जो भी ढांचा था, जो विवादी ढांचा है, उसको डेमोलिश कराने के लिए लोगों को उकसाया गया, लोगों को बोला गया कि तुम जाओ और इसके ऊपर अटैक करो, तुम इसको तोड़ो। और उसके बाद जब जैसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, ये तमाम नेता साइड हो गए और जो गरीब कार सेवक थे, जो
धर्म के नाम पे, इमोशंस के नाम पे वहां पे लाए गए थे, उनकी हत्या हुई, उनकी चाहे पुलिस ने हत्या करी, लेकिन इसकी भी अगर जिम्मेदारी जो भाजपा को लेनी चाहिए। जितने भी लोग वहां पे कार सेवा में मारे गए, वो 14 लोग थे, 15 लोग थे, 16 लोग थे। हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। प्रशांत जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि भाजपाइयों ने उनको भड़काया, भाजपाइयों ने उनको उकसाया, ठीक है सर, भाजपाइयों ने उनको, ठीक है धनंजय जी, वापस लौटूंगा आपके पास। प्रशांत जी, कि इतना बड़ा लंबा वक्त हो चुका है इस चीज को हुए इतने लंबे वक्त से लगातार केस पेंडिंग है, सीबीआई के सामने ट्रायल पूरा करने की कितनी बड़ी चुनौती है? डे टू डे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 साल का समय जी, हमको लगता है कि कम पड़ेगा। और क्योंकि सभी प्रपोज्ड एक्यूज के जो एडवोकेट्स हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। जो 197/92 का ट्रायल चल रहा है, जिसमें 190-92 विटनेसेस हो चुके हैं। और अभी जैसे धनेंद्र जी ने कहा, वो बात मैंने ये नहीं कही, मैंने कहा चार्जशीट के 900 विटनेस हैं। जो 194 विटनेस परीक्षित हुए हैं, उसमें आधे से ज्यादा ने तो भाजपा के इन किसी नेता का नाम नहीं लिया कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जो मतलब एविडेंस हो चुके हैं। लेकिन अब एविडेंस नए सिरे से होना है, डे टू डे चलना है। मैं इतना कह सकता हूं कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रायल समाप्त हो। हम लोग एडजर्नमेंट नहीं सीख करेंगे जब तक जरूरत न हो, और पूरा न्याय मिले इसमें, इसके लिए पूरी तरह से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा को बेहतर बनाने के लिए, दर्शकों तक बेहतर इस बारे में इंसाइट्स पहुंचाने के लिए। और लोग फिलहाल सिर्फ इतना ही।